इन सभी बच्चों को, सोनू, कृष्णा, सुमित, विनय, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। 5 मंथ से बैकलॉग कर रहे थे, चलिए भाई, कर लिया आपने। निखिल, सियोज, चिन्मय, रुद्र, हरिओम, तो सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो कल लास्ट पे हम लोग ने बात किया था कि अगर न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड, हाँ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास कोलिजन की बात तो हो चुकी थी। मैंने कहा कि अगर न्यूक्लियस जो है कॉम्परेबल मास का है, अगर न्यूक्लियस अपना जो है कॉम्परेबल मास का है आ, इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं रहेगा। न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं रहेगा, तो वही पॉसिबिलिटी मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, तो न्यूक्लियस अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। तो न्यूक्लियस जो है अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। दोनों के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है, मान लो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से nth ऑर्बिट में है, तो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन अपने रेडियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा। और न्यूक्लियस जो है अपने तब दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहे होंगे। दोनों का अपना कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, तो दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट कहीं यहां पे मान लेते हैं। ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहा होगा, ये अपने ऑर्बिट में, ये उल्टा हो गया है, ठीक है, ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा R1 से, ठीक है, और ये मूव कर रहा होगा R2 से। तो यहाँ पे जैसे ये COM है ना, और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, और ये मूव कर रहा होगा, ये न्यूक्लियस है Ze, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हम बोल रहे हैं R1 है, और ये डिस्टेंस अपना R2 है, मतलब इसका ऑर्बिट का रेडियस है R2। इलेक्ट्रॉन R2 के में मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है R1 में। सभी को क्लियर हो गया डायग्राम? ठीक है, तो यहाँ पे ये है COM ऑफ बोथ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, क्या है कि दोनों पे जो फोर्स लगेगा Fe का ही लगेगा, और वो सेंटर ऑफ मास की तरफ लगेगा। तो ये अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। दोनों अपनी अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, बट दोनों का ओमेगा सेम होगा। यहां पे बैठ के आप देखेंगे तो दोनों जो है मूव करेंगे, कंसेंट्रिक नहीं है भाई, दे आर नॉट कंसेंट्रिक, इनका सेंटर, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप बोलोगे ही कंसेंट्रिक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो सेंटर जो होगा, इन दोनों का जो सर्कल का सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास है, ये बोल सकते हो। तो ये R2 है, तो R2 में मूव करेगा इस तरीके से, और ये अपना R1 में मूव करेगा न्यूक्लियस, ठीक है। अब Fe जो है इनमें फोर्स लग रहा है, लेकिन इफ आई एम टेकिंग बोथ एज ए सिस्टम, ठीक है, अगर मैं दोनों को सिस्टम लेता हूं तो आप मुझे बताओ कि नेट फोर्स 0 है, टेकिंग न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन
एज सिस्टम, है ना, एफ एक्सटर्नल जो है 0 होगा, एफ एक्सटर्नल अपना 0 होगा। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास एफ एक्सटर्नल अपने पास अगर 0 हो जाएगा तो एफ एक्सटर्नल 0 होने पे बच्चों ये पता है आपको कि डेल्टा आर सी ओ एम को भी आप 0 बोलते हो, मतलब आर सी ओ एम इनिशियल इक्वल टू आर सी ओ एम फाइनल, आर सी ओ एम इनिशियल इक्वल टू आर सी ओ एम फाइनल, यही बोलते हो। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनके 0,0 है तो सेंटर ऑफ मास की बात करो, डेल्टा एक्सियम या एक्सियम की बात करो, इसी को एक्स एक्सिस अगर लेते हो तो अपने पास क्या हो जाएगा, आर सी ओ एम क्या बोलोगे, वो हो जाएगा, अगर ये 0,0 ले रहे हो, इसी को मतलब सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले रहे हो, तो आप आर सी ओ एम क्या बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू एम, इसका मास जो है एम ही रख लेना, और इसका जो मास है वो कैपिटल एम ले लेना, न्यूक्लियस का मास। ठीक है, तो एम ई इंटू आर टू माइनस एम इंटू आर वन अपॉन एम ई प्लस एम, और इसी को आपने सेंटर ऑफ मास है, इसको हम 0 लेके चल रहे हैं, इसको हम 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये अपना 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा r2, 0 और ये हो जाएगा माइनस r1, 0, मतलब आपने इसको ओरिजिन माना है, तो ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, तो यहां से हमें मिलेगा एम ई आर टू माइनस कैपिटल एम आर वन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिलेगी भाई, और दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन आप एफ ई के लिए बोल सकते हो, या फिर अभी रुको, R1 प्लस R2 इक्वल टू आर एन डैश, आर एन डैश क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आर एन डैश क्या है, इट इज रेडियस ऑफ R1 प्लस R2, न्यूक्लियस से ये रेडियस है, इसका नाम दिया है मैंने आर एन डैश, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से nth ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, ये आर एन डैश है। आर एन तो हमने नॉर्मल वाला लिया था जिसमें कि न्यूक्लियस रेस्ट पर था, इसीलिए इसको आर एन डैश ले लिया। ठीक है, तो आर एन डैश ये हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको R1 R2 मिल जाएगा, R1 जो मिलेगा यहां पे पुट कर दो, तो R1 जो अपने पास मिलेगा वो मिलेगा एम ई आर एन डैश अपॉन एम ई प्लस एम एन एम। इसी तरीके से R2 जो मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल एम, आप करके देख लीजिए, आर एन डैश अपॉन में एम ई प्लस एम, इसको कर लीजिए, बहुत आसान है, किसी एक की वैल्यू दूसरे की R2 को R1 के टर्म्स में आप पुट कर दीजिए, आपको R1 मिल जाएगा, फिर R2 मिल जाएगा, तो R1 और R2 आपको ये मिलने वाला है। भाई पहली स्लाइड चल रही है, तो R2 और R1 अपने पास ये मिल जाएगा। अब एक नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि दो इक्वेशन बोर्स मॉडल को फॉलो करते हुए कि Fe जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो Fe इसके लिए भी सेंट्रीपिटल है और इलेक्ट्रॉन के लिए भी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए, ये कंफर्म कर दीजिए, यही है, कंफर्म कर दीजिए, R1 R2 यही है भाई। ठीक है, Fe इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या बोलोगे कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन, क्या इक्वेशन लिख सकते हो, Fe इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर R2, वो कितने रेडियस में मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, R2 रेडियस में, और Fe को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Z ई स्क्वायर अपॉन आर एन डैश स्क्वायर, है ना, दोनों के बीच की दूरी आर एन डैश है, दिस इज इक्वल टू एम ई ओमेगा स्क्वायर R2
और R2 की वैल्यू अभी हमने लिखी है। R2 अपने पास था कैपिटल M, ये देखिए R2 है ना, कैपिटल M Rn डैश अपॉन Me प्लस M। इक्वेशन 2 कैसे आया? अरे इक्वेशन 2 में क्या है, ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों की नेट रेडियस मैंने Rn डैश बोला है कि ये न्यूक्लियस के से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस Rn डैश है, मतलब वो Rn डैश रेडियस में मूव कर रहा है, तो उसी को सम कर दिया है भाई, और क्या किया है। तो एम ओमेगा स्क्वायर, R2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, R2 अपने पास है M, क्या था R2, M इंटू आर एन डैश, यस M इंटू आर एन डैश अपॉन M प्लस ME। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहां पे पुट करो तो क्या आएगा, M आर एन डैश अपॉन M प्लस ME। ठीक है, तो यहां से अब देखो आपको क्या मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन Rn डैश स्क्वायर इक्वल टू ME अपॉन M प्लस ME ओमेगा स्क्वायर Rn डैश। इसको आप म्यू बोल सकते हो, इसी को आप क्या बोल सकते हो, रिड्यूस मास म्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल कैसे, अरे भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा, वही चीज लिखा हुआ है Fe इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर, और वो कितने रेडियस में मूव कर रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास से इलेक्ट्रॉन R2 में, तो उसी की ये इक्वेशन मैकेनिक्स की लिखी गई है। तो यहां से अब आप लिख सकते हो ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn डैश, Rn को इधर लेते आओ, तो दिस इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर Rn डैश का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब मुझे ये बताओ, 1 2 तो माना हुआ है, इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि आपने एक और इक्वेशन पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटिनाइज होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटिनाइज होगा तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, L एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यही तो लिखोगे फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो NH अपॉन 2 पाई, और L को क्या लिख सकते हैं, I ओमेगा। I क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ I क्या हो जाएगा, I आप निकालिए, L इक्वल टू I ओमेगा, और I क्या हो जाएगा बताइए, I अपना क्या है, I बताइएगा सभी लोग, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये तो ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करेंगे, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आप लिख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूरे सिस्टम का आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो जल्दी बताइए। पॉइंट मास का फॉर्मूला तो आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, M ओमेगा स्क्वायर, सॉरी MR स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे अपने पास हो जाएगा L इक्वल टू पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, इसे हटा रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम जो है पूरे सिस्टम का होगा NH अपॉन 2 पाई। न्यूक्लियस अब एक का नहीं होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा। मेंस में भाई आएगा नहीं, बस रिजल्ट याद रख लेना, अगर आएगा तो रिजल्ट आप अप्लाई कर देना, रिजल्ट आपको जरूरी है। ठीक है, तो L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो यहां पे L इक्वल टू I सिस्टम इंटू ओमेगा, तो L कितना हो जाएगा,
कैपिटल एम R1 स्क्वायर सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी थी, स्मॉल एम R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही लिखोगे। अब आप R1 R2 की वैल्यू जानते हो, उसको अगर पुट करते हो तो एम R1 क्या था, R1 था ME RN डैश अपॉन ME प्लस M। तुरंत हाथ खड़े करने लगते हैं लोग, बहुत जल्दी भागते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये इसका स्क्वायर कर दो, है ना, R1 का स्क्वायर कर दिया प्लस ये ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, और इसके साथ क्या होगा, कैपिटल M RN डैश अपॉन में M प्लस ME का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आएगा भाई। तो L अपने पास जब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आप देख रहे हो कि कॉमन क्या आ जा रहा है, यहां पे अपने पास कॉमन आ जाएगा एक MEM कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा ME इंटू कैपिटल ME अपॉन M प्लस ME और RN डैश स्क्वायर। देखो जरा, चेक करो जरा, एक बार चेक करिए। ठीक है, इसको फिर से म्यू बोला जा सकता है भाई, इसको म्यू बोल सकते हैं। तो L इज इक्वल टू म्यू ओमेगा RN डैश स्क्वायर। तो आपको एक फोर्थ इक्वेशन मिलती है। तो ये फोर्थ इक्वेशन और ये थर्ड, इन दोनों को सॉल्व करके हम RN निकाल सकते हैं। आप क्या करो, ओमेगा की वैल्यू नहीं, इसको अभी रुको, इसको इक्वेट करो किसके साथ, NH अपॉन 2 पाई के साथ। दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज इक्वल टू वोट NH अपॉन 2 पाई। तो L की वैल्यू है NH अपॉन 2 पाई। तो अब हमारे पास फाइनल हमें मिलता है एक इक्वेशन NH अपॉन 2 पाई इक्वल टू म्यू ओमेगा RN डैश स्क्वायर। ये अपने पास हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। तो अब ये फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके आप RN निकाल सकते हैं भाई, है ना। फोर्थ और थर्ड को आप ओमेगा, यहां से ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट करके यहां पे पुट करो और RN आपको मिलेगा, RN डैश। ठीक है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। आपको अगर कुछ याद करने का मन नहीं है इतना, तो आप रिजल्ट जरूर याद रखिए, शायद कहीं पूछ ले मेंस में भी। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आपको जो मिलेगा RN डैश, है ना, जब वो मिलेगा कुछ RN कौन सा RN है, जब अपना जो है क्या था, न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा था, स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, वो आएगा RN का एक्सप्रेशन यहां जनरेट होगा। जब आप इसको पुट करोगे ना तो RN का एक्सप्रेशन जनरेट होगा, तो उसको RN लिखेंगे। और उसके बाद म्यू टाइम्स M अपॉन म्यू, ME अपॉन म्यू। ये आप इतना याद रख सकते हैं, छोटा सा रिजल्ट। इतनी मेहनत जो हुई है वो इसके लिए हुई है। कहां से आया मेरा काम है सब बता देना, बाकी आप चाहिए तो केवल ये रिजल्ट भी रट सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, RN डैश इक्वल टू RN ME अपॉन म्यू। RN क्या है, RN अपना ये है 0.529 जो किया है आपने, N स्क्वायर Z, ये RN है ना, जो आपने डेराइव किया है 0.529 एंगस्ट्रन। तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, RN जो है वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रन N स्क्वायर बाई Z। ये RN है जब न्यूक्लियस रेस्ट पर था। उसका फिर उसमें एक फैक्टर जुड़ गया है, क्या, ME अपॉन म्यू। ठीक है भाई, तो ME अपॉन म्यू कहां से आएगा, किसी को इंटरेस्ट अगर होता तो मैंने इसके लिए कर दिया। तो ये फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आया है, मैंने लिख दिया है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप इसको पुट करेंगे तो RN ME अपॉन म्यू, ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट करिए, आपको RN अपीयर होता हुआ दिखेगा।
तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ही निकाला है। कब निकाला है, जब न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई वंश, बहुत बढ़िया। तो आर एन डैश, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया है मैंने, आर एन डैश। आर एन डैश क्या है, व्हेन आवर न्यूक्लियस इज ऑल्सो मूविंग अबाउट इट्स ऑर्बिट। और न्यूक्लियस क्यों मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मास कॉम्पेरेबल है, कल भी समझाया था। तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे। चलिए आप लोग बताइए वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो सकता है। इसी तरीके से आर एन आ चुका है, तो आप वेलोसिटी की बात कर लें। वेलोसिटी वी एन डैश, वी एन क्या होता था जरा बताओ, क्या वी एन मास पे डिपेंड करता था, याद करो जरा एक्सप्रेशन। मास पे डिपेंडेंसी नहीं थी शायद, 2 एप्सिलॉन नॉट NH ही आता था। इसमें मास की कहीं भी डिपेंडेंसी नहीं थी वीएन में, जब वो रेस्ट पर था। बहुत बढ़िया भाई शिवांश, बहुत बढ़िया। वीएन अपना सेम रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो इस केस में वीएन डैश जो है वो वीएन के बराबर ही होगा। तो ये भी ध्यान रखिए, मान लीजिए छोटी चीज ही आपसे पूछ ले तो वीएन डैश जो है वीएन के बराबर ही होगा। ठीक है, अब अगर आप एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी सभी बच्चों को पता है। एनर्जी के लिए क्या करेंगे, तो एनर्जी के लिए आप यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जब आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या। एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल तो सभी को पता है वो क्या होगा, -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन डैश। ठीक है, तो आर एन डैश अभी अभी आपने निकाला हुआ है, उसको यहां पुट कर सकते हैं तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी पूरे सिस्टम की, हाफ आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर। जिसको इंटरेस्ट है वो मेहनत कर सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, m इंटू आर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया R1 स्क्वायर प्लस ME R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे R1 R2 आपने निकाला ही हुआ है और ओमेगा भी आपको पता है, वहां से निकाल लेंगे। तो यहां R1 R2 इनकी वैल्यू रखेंगे तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो अपने पास U प्लस के ही होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी आपको वही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है, वो होगा -13.6, मतलब इनिशियल वाले के टर्म्स में, है ना, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और यहां उल्टा हो जाता है म्यू अपॉन ME, म्यू अपॉन ME। आप यहां से इसको डिराइव कर सकते हैं, म्यू अपॉन ME। ठीक है, EN डैश, तो इसको आप EN डैश बोल लीजिए, टोटल EN डैश, EN डैश, और ये है अपना EN। तो EN डैश ऐसे भी याद रख सकते हैं, EN इंटू म्यू अपॉन ME। ये कहां से डिराइव होगा सर, मैंने इक्वेशंस लिख दिया है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप यहां R1 की वैल्यू पुट करेंगे, R1 सबको पता है क्या है, R1 अपने पास जो है वो है ME RN डैश अपॉन ME प्लस M, यही तो था। R2 क्या है, R2 अपने पास था MRN डैश अपॉन ME प्लस M। इसकी वैल्यू रखिएगा R1 और 2 की, और ओमेगा, ओमेगा कहां से निकालेंगे सर, तो ओमेगा आप यहां से निकाल लोगे, ये रहा ओमेगा, आपने यहां से ओमेगा निकाला है। ओमेगा क्या है, NH अपॉन 2 पाई म्यू RN डैश स्क्वायर। तो ओमेगा होगा NH अपॉन 2 पाई म्यू RN डैश स्क्वायर। तो इन तीनों की वैल्यू आप पुट करेंगे, है ना, इसमें
तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और पोटेंशियल मिलेगा, अब फिर जाके आपको ये मिल जाएगा। तो आपको बेटर है आप रिजल्ट याद रखिएगा एटलीस्ट, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। तो 3 रिजल्ट है, टोटल एनर्जी म्यू बाई एम ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, म्यू बाई एम ई हो जाएगा, म्यू बाई एम ई हो जाएगा, एनर्जी म्यू बाई एम ई टाइम्स हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, एम ई बाई म्यू टाइम्स हो जाएगा, और वेलोसिटी सेम रहेगी। 3 रिजल्ट तो याद रहेगा ना भाई, कुछ भी याद रहे चाहे ना रहे, 3 रिजल्ट्स तो याद रहेगा कि जब अगर हमारा कॉम्परेबल मास है और उस सेंटर ऑफ मास भी मूव करने लगेगा, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि हमारा क्या होगा, एनर्जी म्यू बाई एम ई। म्यू तो सबको पता है, म्यू क्या है अपना, एम ई एम अपॉन न्यूक्लियस का मास, रिड्यूस मास है ना ये, एम ई अपॉन एम प्लस एम, ये है अपना एम म्यू। तो ये रिजल्ट्स याद रखिएगा, हो सकता है कहीं आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाए, इसलिए बता दिया। हाँ, न्यूक्लियस हमेशा मूव करता है, क्योंकि बोर्स मॉडल में ये देखा गया कैलकुलेट करके कि 0.1% का हेरफेर आया था, तो इसीलिए ये मूव करता है, हमेशा न्यूक्लियस मूव करता है, ठीक है। उस बस 0.1% का डिफरेंस रहता है, तो उसके वजह से हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए आप भी कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, एडवांस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, रिजल्ट एटलीस्ट याद रखिएगा। तो ये मुझे बताना था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन भी कर लिया था। चलिए, ये क्वेश्चन नहीं किया था, 2019 का एक क्वेश्चन है, देखते हैं। ए फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए gets excited from the state n equal to 1 to n equal to 4. Immediately after that, the electron jump to n equal to m state by emitting a photon of wavelength lambda e. पढ़िए ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में क्या करता है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में कैसे एब्जॉर्ब करता है, n इक्वल टू 1 से एब्जॉर्ब करता है किसी फोटोन को और किस स्टेट पे जाता है, n इक्वल टू 4 पे। फिर बोला जाता है इमीडिएटली आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन जंप टू n इक्वल टू m, तुरंत वो अपने 4th एनर्जी स्टेट से m एनर्जी स्टेट में जंप भी मारता है। भाई पाथ फाइंडर को कैसे सॉल्व करें, इसका प्रोसेस बता दीजिए। केशव ये बताओ यार, आप अभी के एडवांस में आपका स्कोर क्या चल रहा है, यहाँ के टेस्ट में आपका एडवांस में स्कोर क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। आप यहाँ के एडवांस के स्कोर में, जो जेई एडवांस के टेस्ट इतने सारे हुए हैं केशव, उसमें आपका स्कोर क्या चल रहा है, उस पर थोड़ा बात करिए। अगर आप उसमें 80-85% स्कोर कर रहे हैं, तभी मैं आपको राय दूंगा कि आप पाथ फाइंडर जैसी 30%, नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, केशव की 180 आउट ऑफ 120 आ रहा है, तो स्कोर तो आपका ठीक है, स्कोर आपका ठीक है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। देखो केशव, मैं एक चीज बता दे रहा हूं आपको कि जेई एडवांस तक की अगर बात करते हो, ठीक है, जेई एडवांस तक की, तो बिना पाथ फाइंडर जैसे बुक को सॉल्व किए भी लोग रैंक लेके आए हैं और रैंक लेके आते रहेंगे। पाथ फाइंडर बुक 4 साल पहले आई है, सदियों से लोग जेई एडवांस क्रैक कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं। तो अगर आपके पास समय, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अभी आपको जेई मेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, अभी आपको जेई मेंस पे फोकस करना चाहिए। समय है अगर आपके पास आगे,
तो उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, खासकर ऑब्जेक्टिव में भी कुछ सेलेक्टेड है, क्योंकि पाथ फाइंडर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उस पर्टिकुलर थ्योरी को आप जानोगे तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। कुछ कुछ बाकी जो है आपको टिक कराना पड़ेगा फिर, ठीक है, उसमें भी टिक कराना पड़ेगा, सारे करने की जरूरत नहीं है। और बिना उसको किए भी आप एक आईआईटी एडवांस में अच्छी रैंक ला सकते हैं, मुझे इतना पता है। बाकी लोगों ने हाइप क्रिएट किया है वो अलग बात है, इससे आपका हो सकता है कि उल्टा इफेक्ट भी पड़ जाए, तो सोच समझ के करिएगा। जब तक कोई टिक करके दे दे तो अलग बात है। जब एडवांस का मैं अपने तरफ से ये बोल सकता हूं, मैं अपनी तरफ से ये बोल सकता हूं कि अगर जो बच्चे एडवांस के लिए जब आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर एडवांस के सेशन में, तो उस बुक के जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने पिछली बार भी लिया था क्रैश कोर्स में, ठीक है, पिछली बार भी क्रैश कोर्स में मैंने पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस कराए हैं, जो एक रैंकर प्रोग्राम चला था इनका, तो उसमें मैं लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए गेट, तो आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि यहां पर अपने पास फोटोन है n इक्वल टू 1 पे, वो n इक्वल टू 4 पे जाता है एक फोटोन एब्जॉर्ब करके, और उस फोटोन का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, मतलब वो कितनी एनर्जी लेके आएगा, hc बाई लैम्डा ए, ठीक है, hc बाई लैम्डा ए लेके ये ऊपर जाता है, और तुरंत फिर क्या करता है, यहां से फिर जंप मारता है। जब वो यहां से जंप मारता है फिर से, तो फिर से एक फोटोन इमिट करता है, और वो फोटोन कितने का इमिट करता है, hc बाई, देखिए लैम्डा ई, लैम्डा ई का फोटोन है ना। एक बार एक्साइटेशन हो रहा है और दूसरी बार डी एक्साइटेशन, ठीक है, एक बार एक्साइटेशन हो रहा है और दूसरी बार डी एक्साइटेशन हो रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन आर दिस एंड दिस, और आपको इनका रेशियो दिया हुआ है, विच ऑफ द ऑप्शन इज आर करेक्ट, एससी की वैल्यू ये यूज करना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इक्वल टू m टू स्टेट n इक्वल टू 1 इज, तो इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है जब ये mth स्टेट में है, n इक्वल टू ये m है, और n इक्वल टू 1 स्टेट में है, तो इनके रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो ये तो आसान है, क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। तो कहानी यही थी कि ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू m है। तो इलेक्ट्रॉन पहले फोटोन एब्जॉर्ब करता है hc बाई लैम्डा ए का, फोर्थ एनर्जी स्टेट में जाता है, वहां से तुरंत जंप मारता है ना, वहां से तुरंत जंप मारता है mth स्टेट में, फिर एक फोटोन छोड़ता है hc बाई लैम्डा ई का, ठीक है, यही है। अब देखो यहां के लिए एनर्जी का स्टेट, आप एनर्जी, आपसे पहला जो ऑप्शन पूछा गया है, पहला ऑप्शन आपसे यही पूछा गया है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इक्वल टू m टू स्टेट n इक्वल टू n। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपने अभी अभी, टोटल एनर्जी आप जो जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू p बाई 2, ये आपने डिराइव किया है हाइड्रोजन जैसे के लिए। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। तो आप टोटल एनर्जी लिख लीजिए, ई टोटल याद है सभी को, इक्वल टू के ई इक्वल टू पी बाई 2, बोलो भाई, है ना, मॉड ऑफ ई टोटल इक्वल टू के ई इक्वल टू पी बाई 2, बस इसी से आप के ई निकाल लीजिए। तो के ई आप निकालते जाइए। तो 1 वाले में पहले आपको रेशियो पूछा था किसके लिए, पहला तो आसान है भाई, शायद कर लिया होगा सभी ने, n इक्वल टू m स्टेट और n इक्वल टू n स्टेट, तो इनका m और n में टोटल एनर्जी निकाल दो। तो E1 कितना होगा भाई, -13.6 z स्क्वायर, हाइड्रोजन ही है ना, फ्री हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन ही है, तो Z1 हो जाएगा।
है ना, Z1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और EM क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा Hc बाई लैम्डा ए लेके आएगा तो ये क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी ना, आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी ना भाई। पहले Hc बाई लैम्डा ए लेके आएगा तो फिर इसको आयोनाइज करेगा, मतलब इसको -13.6 की जो एनर्जी है उतना पॉजिटिव एनर्जी दे के इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। पहले ये समझ पा रहे हैं, -13.6 की जो एनर्जी है उतनी एनर्जी देकर इसको पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये शायद समझ पा रहे हैं सभी लोग, बताइए। तो जो फोटोन है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, तो बेटर है कि इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा मतलब स्टेप बचेगा डायरेक्ट फॉर्मूले से, कि मैं कह रहा हूं कि इनका जो एनर्जी डिफरेंस होगा मतलब E4 माइनस E1 दैट शुड बी इक्वल टू Hc बाई लैम्डा ए। ये बात समझ पाए सभी लोग, E4 माइनस E1 इक्वल टू Hc बाई लैम्डा ए। नहीं, फोर्थ स्टेट की आयोनाइजेशन नहीं, आप Hc बाई, यहां तो दे रखा है कि इतना फोटोन किया तो ये n इक्वल टू 1 से 4 में ट्रांजिशन किया, यही है ना। तो जो चेंज होगा एनर्जी का, हायर एनर्जी से लोअर के बीच का जो डिफरेंस है, हायर से लोअर के बीच का जो डिफरेंस है वो एनर्जी जो है हमारी क्या हो जाएगी, Hc बाई लैम्डा ए के बराबर होगी। ये पहले क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। अरे ये क्लियर है सभी को। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, E4 माइनस E A, फॉर्मूला यूज कर लो। तो E4 अपने पास है -13.6 Z स्क्वायर, Z1 है अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस और माइनस, मैं हालांकि आप सभी लोग जानते हो फॉर्मूला 13.6 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 पॉइंट। फिर भी मैं ये कर दे रहा हूं, बहुत बच्चे इस साइन से भी गड़बड़ कर देते हैं, Hc बाई लैम्डा ए। तो आप ऐसे बोल सकते थे डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा ए। 13.6 दैट इज 15 अपॉन 16, 13.6 15 अपॉन 16 इक्वल टू Hc बाई लैम्डा ए। हमें रेशियो बोला है ना, तो बाद में करेंगे, अभी इसको 1 दे देते हैं, ठीक है, इसको 1 दे देते हैं। ये यहां से ये क्लियर है। ये क्लियर है क्या? अब इसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि ये डी एक्साइटेशन कर रहा है फ्रॉम 4 से m, फ्रॉम 4 से m, है ना। तो डी एक्साइटेशन कर रहा है फ्रॉम 4 से m, और m के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, m की वैल्यू भी निकालनी है हमें, इनका रेशियो दिया हुआ है, तो वहां से पहले हम m निकालेंगे। कैसे, देखो डी एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा, डी एक्साइटेशन की इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, यहां से इस एनर्जी से हायर एनर्जी से लोअर में आएगा, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बार बार ये मैं साइन नहीं बताऊंगा। क्या लिख सकते हैं आप, Hc बाई लैम्डा ई, इतने का फोटोन छोड़ रहा है, क्या हो जाएगा 13.6। हमेशा क्या लिखते हैं आप, N1 पहले लिखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16। अब ये अपना सेकेंड इक्वेशन है और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एक इक्वेशन लैम्डा ए और लैम्डा बी में मिल जाएगा। पहले ये क्लियर है क्या, देखिए लैम्डा ए और लैम्डा बी में एक रिलेशन मिलेगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी आपको दिया हुआ था, तो आप यहां से m निकाल लेंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड,
तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये लैम्डा ई है। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई इक्वल टू 13.6 कट जाएगा और यहां आएगा 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 अपॉन में 15 अपॉन 16। चेक करो भाई, ठीक है। अब यहां से लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई क्या हो जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई 1/5 है, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई 1/5 है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 15/16 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16। तो यहां से 5 3 जा तो 3 अपॉन 16 ये प्लस 1 अपॉन 16। देखिए जेई एडवांस की यही ब्यूटी है, वो आपको कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसाता। 1 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 16 दैट इज 1 अपॉन 4 और m आएगा अपना 2, m मिल जाएगा 2, ठीक है। लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए होगा, मैंने फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया है भाई, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया है ना। तो हाँ लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ए होगा, सही कह रहे हो। और दिया क्या था फिर हमें, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई दिया है, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई दिया है। सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लेते हैं ना, किया तो मैंने, एक काम करो, किया तो मैंने सेकेंड अपॉन फर्स्ट है ना, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट ही कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लो और ये लिख लो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई, ठीक है। किया मैंने वही है, इधर मैंने सेकेंड अपॉन फर्स्ट किया है, ठीक है। M9 नहीं आएगा, M2 आएगा, आप अपना कैलकुलेशन चेक करिए। अब आपके पास m इक्वल टू 2 मिल गया, आपको एनर्जी भी चाहिए थी, ठीक है। अब आप कर लीजिए, अब तो कर लो जल्दी से काइनेटिक। अब क्या चाहिए आपको, और ऑप्शन में क्या मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट है, तो m इक्वल टू 2 तो सही है। अब डेल्टा p पूछा है और रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इक्वल टू m टू स्टेट n इक्वल टू 1, तो रेशियो भी निकाल लेते हैं। अब रेशियो में कौन सी बड़ी बात है, n इक्वल टू 1 का क्या था, n इक्वल टू 1 में e क्या हो जाएगा, ke क्या हो जाएगा, वो e टोटल के बराबर ही होगा, और वो कितना होगा 13.6, मतलब मॉड लिया है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, है ना। n इक्वल टू m और m की वैल्यू है 2, उस केस में के ई क्या होगा, ई टोटल वो होगा 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर। तो इनका जब रेशियो लेंगे, है ना, तो रेशियो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ई टोटल, के ई टोटल मतलब के ई के बराबर है, तो के ई 1 और के ई 2 एक तरीके से, तो के ई 1 अपॉन के ई 2 1/4 आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब आप ये निकाल लो डेल्टा कैसे, ये एंगुलर लीनियर मोमेंटम एमिशन आर दिस, लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता है कैसे, देखिए बाई डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो एच अपॉन पी, और काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो, पी स्क्वायर बाई 2m, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m इंटू के ई, ऐसे देखो,
तो आपके पास लैम्डा ई जो आएगा वो आ जाएगा, लैम्डा ए जो आएगा, लैम्डा ए जो आएगा वो आएगा h अपॉन अंडर रूट 2m के वन, लैम्डा ए के लिए था ना के वन, और इसी तरह लैम्डा ई वो होगा h अपॉन 2m के टू, यही तो होगा भाई। तो इनका जो रेशियो होगा, अच्छा आपसे केवल मोमेंटम का रेशियो पूछा है ना, आपसे केवल मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो यहीं से कर लो। तो P लैम्डा ए दैट इज इक्वल टू 2m ke1, लैम्डा ए कब निकला था, लैम्डा ई था लैम्डा ए और लैम्डा ई, ठीक है। तो उसके पास डेल्टा पी पूछा गया है ना, तो कितना आ रहा है, तो यहां से के वन हो जाएगा लैम्डा ए के लिए अंडर रूट, और इसी तरह पी लैम्डा ई जो होगा वो होगा 2m के टू, इनका रेशियो पी लैम्डा ए अपॉन पी लैम्डा ई इट इज इक्वल टू अंडर रूट के वन अपॉन के टू, के वन अपॉन के टू आपने निकाला है 1/4, तो अंडर रूट 1/4 दैट इज 1/2। ठीक है, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, n इक्वल टू 1 वाले के लिए लैम्डा ए है और n इक्वल टू m वाले के लिए लैम्डा ई है, और पूछा क्या है, उल्टा पूछा है, उल्टा पूछा है, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी पूछा है, तो डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी 1/2 आ रहा है भाई, 1/2 आ रहा है। तो ये भी सही हो गया ना, बोलो भाई, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी ये 1/2 आ जाएगा। टू होगा, टू कैसे होगा, इसके लिए लैम्डा ए था, इसके लिए लैम्डा ई था, काइनेटिक एनर्जी में रेशियो काइनेटिक एनर्जी ये 1 है, और ये अपना m जो है निकाला था हमने m के लिए, m की वैल्यू 2 है, तो ke1 अपॉन ke2 यही है ना, और ke1 एक तरीके से लैम्डा 1 ही तो है, सही तो है भाई, सही तो है भाई। कहां उल्टा लिख दिया है यार, ke1 के लिए जो एसोसिएटेड लैम्डा है वो लैम्डा ए है, ke2 के लिए लैम्डा ई है, तो बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ke1 और ke2 के अंडर रूट के, और इनका रेशियो 1/4 है, तो 1/2 ही तो आएगा यार। के 4/1 क्यों होगा भाई, है के 4/1 क्यों होगा, कुछ भी बोले जा रहे हो, ये ke2 का मतलब है जो जब उसने डी एक्साइटेशन किया है, ये डी एक्साइटेशन है, एन की वैल्यू यहां पे एम है, तो सेकेंड स्टेज में वो, तो वो लिखा है टोटल। चलिए, तो ये पूरा कहानी था, मल्टी करेक्ट में बहुत मेहनत लेता है जेई एडवांस का पेपर, तो ये आपके पास हो जाएगा। लैम्डा ई पूछ रहा है 418 नैनोमीटर, अब आप वैल्यू पुट करके निकाल लेना कितनी चीजें निकलवाया है। आप लैम्डा ए अगर आपकी इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो लैम्डा ए की वैल्यू निकाल लोगे, अरे लैम्डा ए की वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा ए 1 अपॉन लैम्डा ए इक्वल टू आर, जेड स्क्वायर 1 है,
1-1/4 यहां से आप वैल्यू पुट कर लेना, आपको मिल जाएगा। R के जगह पे आप ये कर सकते हो कि RHC इक्वल टू 13.6, तो R आप ऐसे भी निकाल सकते हो 13.6/HC, ठीक है। और जब भी आप SC की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, SC की वैल्यू आप 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आप यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये R आ जाएगा। यहां पे आप R की वैल्यू पुट करिएगा, लैम्डा चेक करिएगा, ठीक है। ये आपको करना है। भाई 1/4 नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मुझे नहीं समझ में आया, आप देख लीजिए। ये 1 के ही टोटल जो है आपसे n इक्वल टू 1 पे पूछा है और n इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो 1 पे तो यही होगा ना, यही, और 2 पे ये होगा, दोनों का रेशियो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया आपकी बात। रेशियो उल्टा कर दिया है, Ke1/Ke2 4 होगा, तब से आप लोग यही कह रहे हैं शायद, अब समझ गया। Ke1/Ke2 4 होगा भाई, 13.6 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन अपने पास 1/2 नहीं आएगा, ये 2 आएगा। ये ऑप्शन अपने पास हो जाएगा 4/1, दैट इज 2। तो वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा हमारा, ये आंसर नहीं होगा। ये और ये कंफर्म है, ए और बी, इसको आप चेक करिएगा। लैम्डा ए आप चेक करिएगा। Ke2/Ke1 पूछा है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको डेल्टा PA/डेल्टा PE पूछा है, तो डेल्टा PA मतलब लैम्डा ए से एसोसिएटेड Ke1 था, Ke2, अब ठीक है भाई ये सही है, अब आंसर नहीं होगा वो। Ke2/Ke1 नहीं पूछा है आपसे। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द स्टेट, हाँ तो ये हाँ तो ये तो ठीक है ना, तब मैं बोल तो रहा हूं ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं होगा, ये 2 होगा इसका आंसर। इसका आंसर यहां पे 2 होता तब सही होता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया इस पे। An electron in hydrogen like atom is an excited state. It has a total energy of minus 13.4 electron volt. Calculate the kinetic energy, the de Broglie wavelength of electron. तो आपको टोटल एनर्जी बताना है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। किसी एक्साइटेड स्टेट में है जिसका टोटल एनर्जी इतना दिया हुआ है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलिए जल्दी बताइए, थोड़ा सोचिए। भाई रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम से एडवांस के क्वेश्चन बंद कर दूंगा, थ्योरी पढ़ा के थोड़े बहुत क्वेश्चन करा के निकल जाऊंगा। ये आपके लिए ही हो रहा है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो फिर इसको हटा देने में भलाई है। यही सेम होगा टी के, बिल्कुल। आपने थ्योरी क्या पढ़ी है फिर, पहले लेक्चर में ही आपको प्रूफ कराया गया है। An electron in a hydrogen-like atom is in an excited state. It has a total energy of this. Calculate the kinetic energy and de Broglie wavelength. मॉड हो जाएगा बस, दूसरा पार्ट करिए, दूसरा पार्ट वो तो मॉड हो जाएगा, सही है। दूसरा पार्ट करिए।
पहला पार्ट आप लोगों ने ठीक किया है, दूसरा पार्ट करिए जल्दी से। दूसरा पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए काफी टाइम दे दिया। अब आपको सभी को पता है कि Ke इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई टोटल, तो ये तो आप तुरंत लिखेंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए हटाइए। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज टोटल एनर्जी ऑफ दिस, और काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है तो इसका मोमेंटम लिख सकते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आप इसका मोमेंटम लिख सकते हैं। बताइए, अभी अभी बताया मैंने, मोमेंटम जो है लैम्डा, देखिए H/mv या फिर H/p, यही तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/√2mke, ये लिख सकते हैं। और ke आपने अभी निकाल दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो यहां से आसानी से निकाल सकते हो। इसमें करना ही क्या था, अरे इसमें करना ही क्या था, आपको बस वैल्यू पुट करनी थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6.63। ये पुराना क्वेश्चन है ना, उस समय सब्जेक्टिव होता था। 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन में √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। चेक करना, काइनेटिक एनर्जी 3.4। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में करना पड़ेगा भाई। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा मेंस में भी। H अगर आप केवल ये लिख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये सबको पता ही है। तो आपको यहां पे 3.4 के साथ इसको जूल में कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। ये पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेटर से जरा बता दीजिए, कैलकुलेटर से करके बता दीजिए। बहुत बढ़िया, ये आ रहा है, कुछ बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने आंसर दिया तो सही होगा। 6.63 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 6.63 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं था दम क्वेश्चन में, बट आपने एक चीज सीखा कि कैसे डी ब्रॉगली को, है ना, कैसे डी ब्रॉगली को आप यूज कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। ऐसा मेंस में भी आपको क्वेश्चन मिलने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। A hydrogen like atom, atomic number Z, is in higher excited state of quantum number n. The excited atom can make a transition to the first excited state by successively emitting 2 photons of energy this and this. ठीक है, तो कोई एटॉमिक नंबर हायर एक्साइटेड स्टेट n में है, और जब वो नीचे आता है, जब वो नीचे आता है तो 2 इमिशन करता है, इतने इतने फोटोन का 2 इमिशन करता है। Alternatively, the atom from the same excited state can make a transition to the second excited state. Second excited state का मतलब क्या होता है भाई? Second excited state का मतलब सभी लोगों को पता चल गया क्या होगा? n equal to 2 is your first, ये n equal to 3 में आता है, तब कितनी फोटोन छोड़ता है? ये दोनों फोटोन छोड़ता है। तो आपको बताना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n एंड z। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 मत कर देना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड, तो ग्राउंड से n इक्वल टू 1 इज फर्स्ट, और उसके बाद फिर सेकेंड। तो पहली इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं? ये आपके पास किसी हायर n पे है, और ये 2 एनर्जी के फोटोन्स छोड़ रहा है इंटरमीडिएट, मतलब एक बार ऐसे आ रहा है और फिर सक्सेसिवली का मतलब ये होता है, देखिए भाई, ठीक है, और ये n इक्वल टू 2 में आ रहा है। तो यहां जो फोटोन आ रहा है कितने की छोड़ रहा है वो? 10.2 का और 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.2। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिल गया आपको?
इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन ये बना सकते हैं 17.2 प्लस 10.2 है ना, दिस इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/n²। बोलो भाई, एक इक्वेशन ये बना सकते हो, ये क्लियर है सभी को। दूसरा इसी तरह इसने बोला है कि सेम एक्साइटेड स्टेट, देखो वो n इक्वल टू 2 में आता है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, 4.25 प्लस 9.59, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 जेड स्क्वायर, और ये बोला जा रहा है 1/9 माइनस 1/n²। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी भाई। बोलो भाई, n+1 क्यों होगा भाई, n+1 क्यों होगा, ऐसा कहां लिखा है कि n+1 हो, इसने बस ये बोला है सक्सेसिवली इमिटिंग 2 फोटोन्स। सक्सेसिवली इमिटिंग 2 फोटोन है, अंग्रेजी पढ़ो, सक्सेसिवली इमिटिंग 2 फोटोन्स ऑफ एनर्जी दिस एंड दिस, सक्सेसिवली इमिटिंग यहां भी और यहां भी। इसका क्या मतलब है, इसने ये नहीं बोला कि n है तो n+1, कंसेक्यूटिव नहीं बोला, इसने बोला सक्सेसिवली, मतलब वो यहां से जंप किया यहां, फिर यहां से जंप करके यहां पे आया। क्लियर है भाई। तो अच्छा 5.95 है, तो 5 इसको कैलकुलेट करिए, इसको जोड़ दीजिए और यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जेड स्क्वायर गायब होगा यहां से, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से n मिलेगा। बता दीजिए n क्या आएगा, n की वैल्यू बता दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो n आएगा, जल्दी बताइए। 17.2 कैसे, अच्छा 17 दिया हुआ है क्या, जल्दी से बता दीजिए, n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बता दीजिए। n आपका क्या आ रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे तो n आ रहा है 6, कुछ बच्चों ने बताया है n इक्वल टू 6 आ रहा है। अब n इक्वल टू 6 किसी एक में पुट कर दीजिए तो वहां से z आ जाएगा, पुट n इक्वल टू 6 इन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी कर सकते हैं, और वहां से z निकाल लीजिए, वहां से z निकाल दीजिए। z बताइए, कैलकुलेशन आप ही को करना है भाई, जल्दी से बताइए z क्या आएगा। z कितना आ रहा है, z कितना आ रहा है भाई। आरो साहब क्वेश्चन को समझ लीजिए, फर्स्ट लाइन से n+1th ऑर्बिट से आ रहा है, कहां n+1th से आ रहा है भाई। ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज इन हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर n, जो हायर एक्साइटेड स्टेट है ना, हायर एक्साइटेड स्टेट को ही मैंने n मान लिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है, एनर्जी लेवल नहीं मान रहा हूं मैं। आप ये जो बोल रहे हो कि हायर एक्साइटेड, नहीं हायर क्वांटम नंबर लिख दिया यार, तुम परेशान हो रहे हो। जब ये n क्वांटम नंबर लिख रहे हैं मतलब ये एनर्जी स्टेट ही है भाई, क्वांटम नंबर लिख दिया है तो एनर्जी स्टेट है, n+1 नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। हायर एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर, अंग्रेजी पढ़िए, ऑफ लिखा है यहां पर, एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर, n क्वांटम नंबर के एक्साइटेड स्टेट से है, ठीक है भाई। तो z की वैल्यू यहां पे 2 आएगी, ये आपका आंसर होगा। तो ये दो इक्वेशन बना के आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे। z इक्वल टू 2 कंफर्म करिए भाई, कुछ लोग 3 भी बोल रहे हैं, जल्दी कंफर्म करिए, आगे बढ़े। 3 है, ऐसा मत करिए भाई, z इक्वल टू 3 है। एक बच्चा z इक्वल टू 2 बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A hydrogen like atom of atomic number Z is in an excited state
ऑफ क्वांटम नंबर 2n। अब यहां देखो एक्साइटेड स्टेट फिर से लिख रहा है, देखो आप फिर कंफ्यूज मत होइएगा। एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम नंबर है मतलब वो एनर्जी स्टेट है, क्वांटम नंबर है मतलब वो एनर्जी स्टेट है। इट कैन इमिट ए मैक्सिमम एनर्जी फोटोन ऑफ 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन वो इमिट करता है 204 का। इफ इट मेक ए ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इमिटेड। तो आपको फिर फाइंड nz एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो आप कर सकते हो, दो इक्वेशन इसमें भी बनाना होगा। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन कहां पे होगा, सबको बताया गया है। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन कहां पे होगा, जब वो 2n से कहां उतरेगा, ये जब वो 2n से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो जब वो मैक्सिमम एनर्जी फोटोन, ये जो फोटोन होगा ये ई मैक्स होगा एच न्यू का। तो अब आप यहां पे क्या बोल सकते हैं कि एच न्यू मैक्सिमम एनर्जी फोटोन वो इमिट करता है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाला पहले हम n1 लिखते हैं, n1 मतलब लोअर ही रहेगा, 1 - 1/4 n स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपको करना है, मुझे नहीं करना है। और कभी भी कैलकुलेशन लास्ट में करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत चीजें कट जाएंगी। दूसरा ये कहते हैं इट मेक ए ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n। तो जब ये किसी n क्वांटम स्टेट में आता है, n इक्वल टू n में आता है, तो यहां से जो फोटोन इमिट करता है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। और ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/4 n स्क्वायर। इसको भी आप अगर सॉल्व करें तो देखिए 13.6 कटेगा, यहां से आएगा 4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा और ये 4 - 1 3। तो ये सेकंड, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक बार डिवाइड कर दीजिए उठा के और n निकाल लीजिए, जल्दी से बता दीजिए। दो इक्वेशन है z और n में, n और z आ जाएगा। एक बार n और z आ जाएगा तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी आ जाएगी। n इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 4। जो इस तरीके के बकर करते हैं कि सर इतना पुराना आता है कि इतना नया आता है, अबे कोई ये खाने पीने की चीज है क्या जो पैकेट में लिखा है कि एक्सपायरी हो चुकी है? अरे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको टॉपिक में कॉन्सेप्ट ग्रिप अप के लिए जेन्युइन जो एडवांस के क्वेश्चंस आए हैं, जो सबसे अच्छे वो कराए जा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें ये सोच रखना कि कौन पुराना है कौन नया है, मतलब वो लोग किस लेवल के एस्पेरेंट है, मुझे नहीं समझ में आता भाई, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, जो कर रहे हैं वो आंसर दे रहे हैं फटाफट। n इक्वल टू 2 z इक्वल टू 4, ये आंसर आएगा। दो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको ग्राउंड स्टेट बताना है, मिनिमम एनर्जी दैट कैन इमिटेड बाय दिस एटम ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। मिनिमम एनर्जी क्या होगी? यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्सो कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड बाय दिस एटम ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। जल्दी बताइए मिनिमम एनर्जी क्या होगी, जल्दी बताओ बच्चों। n अगर हमारे पास 2 है, इसका मतलब ये कहां पे था, 4 पे था। तो मिनिमम एनर्जी कंसेक्यूटिव वाली होती है, मिनिमम एनर्जी कंसेक्यूटिव वाली होती है। तो n इक्वल टू 4 से जब वो n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन कर रहा होगा तो उस समय जो एनर्जी होगी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड बाय दिस एटम ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। तो मिनिमम एनर्जी अपनी जो डेल्टा ई हो जाएगी, ई मिनिमम, वो हो जाएगा
13.6 और z की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये ई मिनिमम आएगा। कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं तो मैं करता ही रहूंगा। ठीक है, 2n टू 2n माइनस n बिल्कुल सही है, 2n टू 2n माइनस 1 होगा, तो 2n में n की वैल्यू आपको पता है ना, तो 4n 4 n की वैल्यू 2 डालो तो 4 to 3 हो जाएगा, वहां से ही मिनिमम आएगा और लैम्डा मैक्सिमम आएगा, बिल्कुल लैम्डा मैक्सिमम आएगा। चलिए, तो जिनको पढ़ना है जिनको करना है वो कर रहे हैं, बाकी जिनको खाली कलाकारी दिखानी है कि सर ये पुराना है ये नया है, क्या मत समझ में नहीं आता। अरे आप कहीं भी जाके पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर लोग 4 दिन में पढ़ा के छोड़ देते हैं भाई। आप कहीं भी पढ़िए जाके, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ाई खत्म कर दिया, पूरे PYQs एडवांस के आप कर रहे हो एक तरीके से। हाइड्रोजन लाइक एटम डिस्क्राइब बाय बोर्स मॉडल इज ऑब्जर्व टू एमिट 6 वेवलेंथ originating from all possible transition between a group of labels. These labels have energy between this and this, including both of these value. इसको दोनों को include करना है। तो find the atomic number, calculate the smallest wavelength, और ये वैल्यू आपको यूज करनी है, ये वैल्यू आपको यूज। देखिए Hc की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है। तो जब भी आप लैम्डा में Hc की वैल्यू डालेंगे, जब भी आप लैम्डा में Hc की वैल्यू डालेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि लैम्डा ऑटोमेटिकली नैनोमीटर में आएगा। जब 1242 अगर आप डालते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो वो लैम्डा अपने आप नैनोमीटर में आएगा। मिनिमम एनर्जी सेकेंड स्टेट से फर्स्ट में होगा ना। अरे मेरे भाई, जो प्रेजेंट डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो डी एक्साइटेशन होगा तो वो सेकंड से फर्स्ट में नहीं, पहले वो 2n पे था तो 2n से 2n माइनस 1 में होगा। 4 से 3 में पहले जंप करेगा, उसकी सबसे मिनिमम होगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जो प्रेजेंट स्टेट में होता है उसके जस्ट नीचे वाले डी एक्साइट कराओगे तो वहां से आपको मिनिमम एनर्जी मिलती है। चलिए इसको करते हैं। 6 वेवलेंथ है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन। यहां पे कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं कि वो NC2 अगर हम लगाएं, 6 वेवलेंथ बोल रखा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे यहां से, 6 वेवलेंथ इमिट कर रहा है तो कितने ट्रांजिशंस हुए होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने हुए होंगे, ऑब्वियसली 6 ट्रांजिशंस हुए होंगे। तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितना हुआ होगा, तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो कि कोई भी 2 एनर्जी लेवल के बीच का ट्रांजिशन होता है तो 1 वेवलेंथ निकलता है। कोई भी 2 एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगा तो 1 वेवलेंथ निकलेगा। तो अगर हम ये बोलें कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी लेवल, ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, क्वांटम नंबर नहीं है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है। तो NC2 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं भाई। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, ये भी लिखा जा सकता है। बेटर आप लोग कॉम्बिनेशन आप लोग ज्यादा पढ़ते हो, NC2 लिख सकते हैं। किसी भी 2 एनर्जी लेवल के बीच के डिफरेंस से 1 फोटोन निकलेगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल फोटोन्स, तो NC2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 6। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस प्लस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिला तो n हो जाएगा -3 और n इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 4 एनर्जी लेवल हैं। अब कुछ बच्चे इसको सोच लेते हैं कि वो n इक्वल टू 4 में है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। n इक्वल टू 4 में है ये नहीं बोलेंगे, n इक्वल टू 4 में
आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। जैसे m एनर्जी लेवल है, अब आपको यहां से ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, फिर मैं लिख दे रहा हूं ये क्वांटम नंबर नहीं है कि n इक्वल टू 4 से उतर रहा है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं, नहीं डायरेक्ट रेडबर्ग से कैसे कर पाएंगे भाई, डायरेक्ट रेडबर्ग से कैसे कर पाएंगे, नहीं समझ पा रहा हूं। दीज लेवल्स हैव एनर्जी दिस एंड दिस। अब आपके पास जो एनर्जी है, अगर आप बोलते हैं कि m एनर्जी लेवल में था, तो m एनर्जी लेवल में था तो 4 है, 2 3 और ये 4। तो अगर मैं mth एनर्जी लेवल बोलूं इसको, तो ये हो जाएगा m+3। बोलो भाई, m+3th एनर्जी लेवल होगा कि नहीं होगा। अब आप बोल सकते हो कि इसमें जो प्रॉपर ट्रांजिशन हुए होंगे, या तो ये यहां से यहां आया होगा, ये यहां से यहां आया होगा, या यहां से यहां, या फिर यहां से यहां आया होगा, या फिर यहां से यहां आया होगा। एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, छह होने चाहिए, एक ये हो, 2 हो, ये 3 हो, एक यहां से यहां हो जाए, हाँ एक यहां से यहां भी होगा, या फिर एक यहां से यहां। तो ये ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, ये पॉसिबल ट्रांजिशन है। हाँ रेडबर्ग की वैल्यू आप याद रख सकते हैं, 1, ठीक है, 1.097 इंटू 10 की पावर -7। तो m+3 एनर्जी लेवल, mth एनर्जी लेवल। अब ये पॉसिबिलिटी है, अब इन्होंने बोला है कि जो हमें एनर्जी मिली हुई है, जो एनर्जी गिवन है, देखो, originating from all possible transition between a group of level, these levels have energy this and this। तो यहां पे बच्चों ये देखो, ये माइनस में है, ये नीचे होगा -0.85, ये 0.544। तो ये भी गलती हो जाती है लोगों से। तो ये हो जाएगा अपना, ये गिवन है -0.85, 0.85, और ये अपने पास हो जाएगा -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप करिए, अब आपको देखिए क्या मिलेगा। तो फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन दिस ट्रांजिशन, ठीक है। तो पहले m की वैल्यू निकालना जरूरी है, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। तो आप एटॉमिक नंबर तो आप बता सकते हो ना, यहां से एक इक्वेशन बना के, यहां से एक इक्वेशन बना के आप एटॉमिक नंबर बना सकते हो। क्या हो जाएगा, m+1th की जो एनर्जी है दैट इज -0.54, और ये -0.85, इनका डेल्टा ई निकाल रहा हूं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वोट, दैट इज इक्वल टू वोट 13.6 z², 1/m² -1/m+3 का स्क्वायर। बोलो, एक इक्वेशन तो ये बना सकते हैं भाई, देखिएगा जल्दी बताइए, क्या ये इक्वेशन बना सकते हैं क्या। बोलो, या एक काम कर सकते हो कि इसकी एनर्जी ऐसे कर लो तो ज्यादा तुम्हें इजी लगेगा। रुको, इसको ऐसे करो, इसकी एनर्जी पता है ना हमें, तो -0.54 को आप क्या लिख सकते हो, -13.6 z² अपॉन m+3²। थोड़ा आपको इजी लगेगा इसीलिए कर दिया। और इसकी एनर्जी क्या है, -0.85
इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। उठा के डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 54 अपॉन 85 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो इधर आएगा एम स्क्वायर एम अपॉन एम प्लस 3 का स्क्वायर। जेड भी कट जाएगा, यहां से एम निकाल लो, यहां से आप एम निकाल लो। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है एम, जल्दी से बताइए एम क्या आ रहा है। एम क्या आ रहा है, अरे बता दो यार, थक गए क्या। z बाई एम मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर ये हटाया, इसके लिए ये एनर्जी लिखी हुई है ना इस स्टेट की और इसकी, तो यहां से मैंने इसको हटा दिया। अब 54, तो ये कैलकुलेशन 54 अपॉन 85, अच्छा 544 है, 0 पॉइंट है ना, तो इसको मैं 0.54 ही ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, थोड़ा इजी रहेगा। बट ये कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो इसको थोड़ा ऐसे कर लो, रुको, z अपॉन एम प्लस 3 स्क्वायर, यहां से ये थोड़ा कैलकुलेट, ये कटता हुआ दिख रहा है ना, ये 1/4 दिख रहा है, देखो 13.6 अपॉन 1/4, ये 1/4 आएगा, 1/16, 1/16 आ रहा है क्या, 13 6 जा करके देखिएगा जरा, 54/13.6 ये आएगा ना, 0.54 अपॉन में 13.6, इसको डिवाइड करिए जरा कैलकुलेटर से, 544 ही लें, चलो 544 लेते हैं, 544 ले लो। तो ये किससे जा रहा है जरा देख के बताओ, वन बाई 25, ओके। तो यहां से आपको मिल जाएगा z अपॉन एम प्लस 3 इक्वल टू 1/5, एक इक्वेशन ये मिलेगी। इसी तरह यहां से भी कर सकते हैं, z अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.85 अपॉन 13.6, 0.85 अपॉन 13.6, तो 13.64, सिक्सटीन से ये कितना आ रहा है देखना जरा, 13.6, थोड़ा देखिएगा, ये 16 आ रहा है, तो इसका मतलब z बाई एम हो जाएगा 1/4। अब यहां से इन दोनों से z और m निकाल के बता दीजिए, z बता दीजिए और m बता दीजिए, z और m बता दीजिए। ओके, z इक्वल टू 3 आ रहा है और m 12 आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताइए भाई, बहुत बच्चों ने बताया z m 12 z 3, चेक करिए जरा, कंफर्म करिए। में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको स्मार्टली कैलकुलेट करना था। चलिए एक क्वेश्चन कर पाएंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय दिस, ये 0 है।
x लाइंग बिटवीन 0 से 1 और फॉर x ग्रेटर देन 0 पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। इस जोन का दिया हुआ है डी ब्रॉगली लैम्डा 1 है, इस वाले का डी ब्रॉगली लैम्डा 2 है। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, तो आपको इसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि ई टोटल इज इक्वल टू के ई टोटल इक्वल टू के बोल सकते हैं भाई। तो आप मुझे बताओ कि फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 से 1 ई टोटल जो होगा, और दिस इज इक्वल टू P बाई टू, तो ई टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नॉट बाई 2, क्योंकि इस जोन में पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट है। ठीक है, इस जोन में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ई नॉट है, तो इसका आधा करोगे तो ई टोटल आएगा, और यही जो है इसका जो है के हो जाएगा, के 1 हो जाएगा। बोलो, और के 1 हमें ई नॉट बाई 2 पता है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को रिलेट करते हो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के 1 ऐसे लिख सकते हो। तो लैम्डा 1 हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m ई नॉट बाई 2, तो ये आएगा एच अपॉन अंडर रूट एम ई नॉट। चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिएगा भाई। इसी तरीके से फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, पोटेंशियल एनर्जी अपनी 0 है, P 0 है, तो ई टोटल आपको दिया है 2 ई नॉट। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया, रुको, यहां ई टोटल दे रखा हुआ है 2 ई नॉट, इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो ई टोटल दे रखा है ना 2 ई नॉट, तो हमें यहां पे ई टोटल जो होगा वो 2 ई नॉट रखना पड़ेगा, यहां पे 2 ई नॉट होगा। ई टोटल तो दे रखा है अंडर रूट 2m इंटू 2 ई नॉट, तो ये आएगा अंडर रूट 4m ई नॉट। यहां P 0 है, ठीक है, यहां पे P अगर 0 है, तो यहां पे जब P 0 होगा तो अपने पास ई टोटल के के बराबर हो जाएगा। यहां पे भी ई टोटल, एक मिनट रुको, ई टोटल जो है ये दिया है P प्लस के, तो ई टोटल है 2 ई नॉट, तो के तो आ रहा है ई टोटल माइनस पी ना भाई, ई टोटल दे रखा है ई नॉट 2 ई नॉट, और ये है माइनस पी, इस जोन का दिया है ई नॉट, तो पहले वाले में ई नॉट ही आ रहा है, वो सही था पहले। पहला वाला ये आ जाएगा ई टोटल इस, अब यहां P 0 है, तो आप बोल सकते हो कि P ये 0 दिया हुआ है, तो के जो है वो ई टोटल है, दैट इज 2 ई नॉट है। तो यहां पे अब अपना लैम्डा 2 जो होगा वो हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m के 2, तो के 2 अपने पास ये है, दैट इज h अपॉन 4m ई नॉट। इन्हीं का रेशियो लेना था आपको, तो इनका रेशियो हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो इनका रेशियो देख लो क्या आ रहा है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो ये हो जाएगा √2 आएगा। बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन भी सेलेक्ट कराने में मदद किया था, क्योंकि इसमें कोई बहुत खास दम नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हम लोग P इक्वल टू के ये जो लिखते हैं, देखिए P इज इक्वल टू के इक्वल टू ई टोटल, ये हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं जब इंफिनिटी से है,
है ना, तब के लिए, हर जगह नहीं है, वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आपने जीरो पोटेंशियल कहां लिया है, ठीक है, जहां पे आपने जीरो पोटेंशियल कहां लिया है इसके रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये तभी करिएगा जब हाइड्रोजन के लिए हो, P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के या 2 टाइम्स ऑफ ई टोटल, हाइड्रोजन के लिए इंफिनिटी से। बाकी अगर ये आपको दे रखा होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। चलिए टाइम हो रहा है मेरे नेक्स्ट क्लास का 7:30 से, ये आपका भी होगा क्लास। चलिए कल मिलते हैं। स्लाइड में क्वेश्चंस भेज रहा हूं, ठीक है, अब आप ट्राई करिएगा। स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं, ट्राई करके आइएगा। चलिए।